हाँ जी, रिमेनिंग कॉन्सेप्ट, परसेंटेज टॉपिक का रिमेनिंग कॉन्सेप्ट। दो दो विजय सर, एक आपसे झेला ही नहीं जा रहा था, दूसरा और आपको दिख गया। कोई नहीं, थोड़ी सी देर दिखेगा, बाद में नहीं दिखेगा। हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विजय कुमावत और ये विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। देखो, बात ऐसी है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ दिखाया है, रिमेनिंग कॉन्सेप्ट। मैंने क्या दिखाया आपको खुद ही दिख गया, मेरे आने से पहले ही आप देख रहे थे रिमेनिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। अब देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम आज की क्लास में पूरा ख़त्म कर देंगे। और आज की क्लास में ये कॉन्सेप्ट ख़त्म कर देंगे और ये मान के चलो अगली क्लास में परसेंटेज टॉपिक ही ख़त्म कर देंगे। बस, बहुत हुआ, बहुत हुई परसेंटेज की मार। अब की बार नया टॉपिक, ओके, नया टॉपिक कल के बाद मैं आपको करवा दूंगा। अब डायरेक्ट अपन कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे, वरना बच्चे ऐसे भी बोलने लग जाते हैं कि सर ये जो इंट्रोडक्शन होता है वो लंबा हो जाता है, तो सबको चाहिए तड़कते भड़कते क्वेश्चन क्लास पे आते ही। लेकिन मेरे ओनली यूट्यूब वीडियोस नहीं है, मेरा है बैच। जैसे मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, जैसे मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ, वैसे ये मेरा बैच है। जितने लोगों को ज़रूरत होगी, जिनको क्वालिटी कंटेंट चाहिएगा, वो आते रहेंगे, देखते रहेंगे मेरे साथ। तो रेगुलर जुड़ते रहो। मुझे एक एक वीडियो तो आपको दिखाना है नहीं, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो पूरा परसेंटेज बैच दिखाऊंगा। और अगर आप बैच लेने आए हो तो फिर देखो, टीचर से तो बातचीत आपको करनी पड़ेगी, बातें आपको सुननी पड़ेगी, तभी तो वो कोचिंग वाला एक्सपीरियंस आ पाएगा कि हम कोचिंग में पढ़ रहे हैं, हम क्लासेस को लाइव देख रहे हैं। अब लाइव अपना इतना ही तो होता है ना, हल्का सा टाइम इधर उधर हो जाता है लाइव वाला। क्यों? क्योंकि बच्चे आप लोगों ने शेयर किया नहीं है। 1000 बच्चे अब तक हुए नहीं है, तब तक मैं लाइव नहीं आऊँगा, और 1000 होते ही मैं लाइव आ जाऊँगा। अब रिकॉर्डेड क्लास देखो, VOD क्लास देखो। आप इसमें देखो, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। रिमेनिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? अब अपनी क्लास शुरू हो गई है यहीं से, अब यहां से इधर उधर की बातें नहीं होगी। अब अपन काम की बात करना शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। रिमेनिंग कॉन्सेप्ट, इसका मतलब होता है शेष बचा हुआ। तो शेष बचे हुए के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखना, मेरी आदत है इजी लैंग्वेज में समझाना, किसी को पसंद आए किसी को ना आए, मैं तो इजी बात करता हूं ताकि बच्चों को फिर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट, जैसे आपकी सैलरी थी 100 रुपये, उसमें 20 रुपये के आपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद लिए, 10 रुपये के लिए किसी लुगाई के लिए खरीद लिए, 5% आपने कुछ खाने वाने पे खर्च कर दिए, शेष कितना बचा? अब इस टाइप के क्वेश्चन घूम घाम के आपके पास आएंगे, समझे मेरी बात? तो घूम घाम के आएंगे तो आ जाएंगे, डर थोड़ी लगता है। तो चले फिर क्वेश्चंस पे आ जाओ। फिर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा, तो पढ़ो क्वेश्चन मेरे लाडलो, क्वेश्चंस पढ़ो तभी तो आएगा मजा, क्वेश्चन पढ़ोगे तब भी। ए बी से 20% अधिक है। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, जो सी से 25% कम है, जो सी से 25% कम है। तो क्वेश्चन लिखते चलो, आंसर आता चलेगा। इधर लिख लेता हूं मैं ए, इधर लिख लेता हूं बी। बी से 20% अधिक, तो 20% का मतलब 1/5 होता है। और कोई चीज 20% अधिक है तो 5 के रेस्पेक्ट में 1 ज्यादा है, तो 6 हो गई। तो ए तो हो जाएगा 6, बी हो जाएगा 5। यही तो है, यही तो है, 20% अधिक हो गया। अब देखो, जो सी से 25% कम है, यानी कि ये जो बी है अपना, ये जो बी है अपना, वो सी से 25% कम है। कम होने का मतलब 25% का मतलब सबको पता होता है 1/4 होता है, 1/4। तो 1/4 का मतलब क्या हो गया? 4 के रेस्पेक्ट में 1 कम, 25% कम है। तो इधर अगर इधर 4 है तो इधर हो जाएगा 3। समझे मेरी बात? ये तो हो गए अपने A/B, B/C। अब आगे क्या बोल रहा है? सी के बारे में निम्नलिखित में से सच है। तो ए और सी के बीच में संबंध है, देखो ए और सी के बीच में, तो मैं भी ए और सी के बीच में संबंध देख लेता हूं। ए और सी के बीच में संबंध देख लेता हूं। देखो फिर ए और सी के बीच में, अगर देखो दोनों में कॉमन तो क्या है? बी है ना कॉमन, दोनों में बी है कॉमन। तो मैं क्या करूं? बी को दोनों को बराबर कर दूं। अगर मैं, देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात ध्यान से। आपको पता होगा पीछे, अगर आप देख के आए हो ना,
तो मैं इनके रेशियोज को, जैसे दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है, तो मैं दोनों को बराबर करूंगा। कैसे करूंगा बराबर? अगर देखो दोनों में सेम चीज से गुणा करवा देता हूं मैं, तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना, सेम चीज से नहीं पड़ता। देखो जैसे इधर 5 है, इधर 5 है, अगर मैंने इसको भी 5 से गुणा कर दिया, इसको भी 5 से गुणा कर दिया, तो कोई फर्क पड़ा क्या? दोनों बराबर हुए ना, वो आपस में कट जाते हैं। बताने वाली बात नहीं है, बहुत सरल बात है, मैं भी मानता हूं, लेकिन क्लास शुरू हुई है ना, तो बता देता हूं। क्या दिक्कत है? बता देता हूं। चलो फिर आ जाओ, आगे से नहीं बताऊंगा, है ना। आ जाओ, देखो इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तब ये दोनों बराबर हो गए। 5 3 15, 5 3 15। तो अगर इनको कर रहा हूं तो इनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 5 से करना पड़ेगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं इनके रेशियोज को आपस में कंपेयर कर सकता हूं। देखना कैसे? देखना कैसे? अब अगर मैं इनके रेशियो लिखने लगता हूं, अब अगर मैं इनके रेशियो लिखने लगता हूं, तो ये तो कितने हो गए? 6 3 18, ये हो गए 5 3 15, ये भी हो गया 5 3 15, 5 चौके 20। ये आपस में रेशियो किस चीज के आ गया? ए, बी और सी। बी तो 15 ही है, दोनों सेम ही तो चीज है ना, तो बी का रेशियो है 15, ए का रेशियो है 18। इसको मैं एक बार ही लिख देता हूं, फिर क्या दिक्कत है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हो गया 15, ये तीनों के आपस में रेशियो आ गए। अब तो कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं। कैसे? ए और सी के बीच में मुझे संबंध बताना है, ए और सी के बीच में मुझे संबंध बताना है, तो ए बटे सी बराबर 18 बटे 20। 2 9 18, 2 10 20, ये कितना हो गया? 9 बटे 10। अब समझे मेरी बात? अब मेरी बात समझे कैसे? ये तो हो गया 0.9 और सी चला जाएगा ऊपर, a इक्वल टू 0.9 सी, ये मेरा आंसर आ जाएगा। a इक्वल टू 0.9 सी। कैसे? देखो इसका यहाँ पॉइंट लग जाएगा यहाँ, तो ये तो 0.9 हो गया, ये सी चला जाएगा इधर, तो इधर 0.9 सी हो गया, a इधर रह गया, बस बात खत्म। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 0.9 सी। एसएससी एमटीएस 2 अगस्त 2019 में आया हुआ ये सवाल है। तो मैं ऐसे लल्लू पंजू क्वेश्चन नहीं करवाता, जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। तो फिर चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हो गया मेरे हिसाब से, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे मैंने कुछ किया है तो ये तो देखो बेटा, अब आपको आना ही पड़ेगा। इतनी क्लासेज ले लिए, अब इतना तो होना ही पड़ेगा। मैं बार बार नहीं समझा सकता छोटी छोटी चीज़ें। आपको कड़वी लगेगी बात, लेकिन अगर हर क्लास में समझाने लगा ना, तो जो बच्चे सच में पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ तक जो बच्चे पहुँचे हैं, उन बच्चों के लिए लॉस होता है फिर। अब देखो किसका अंगुली पकड़ के मैं चला हूँ, तो मैं ऐसे खींच खींच के तो लेके आऊँगा नहीं, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो फिर चलो पीछे की क्लास लेके आए हो, ये चीज़ें आप समझ रहे हो। अब आगे चलता हूँ। अब मैं ऐसे ही चलूँगा कि जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया है वो आपको आता है, ये मैं मान के चलूँगा बस, चाहे आपको कितना ही बुरा लगे, चाहे आप मुझे समझो चाहे ना समझो। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ो। यदि ए बी से 40% कम है, देखो ध्यान से, यदि ए बी से 40% कम है, सी ए और बी के योग का 40%। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। बी और सी के बीच प्रतिशत कितना होगा ये तो आगे बताएंगे, पहले ये अपने को जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। देखो मैं बताता हूँ आपको। आ जाओ फिर, आ जाओ। ए बी से 40%, तो ए और बी में मुझे संबंध बताना है। 40% कम है, 100 है अगर बी, तो ए कितना हो जाएगा? 40% कम, इसका मतलब 60। बस, अगर ये 100 है तो ये 100 60 हो गया। अगर ये 60 हो गया इधर, चलो लिख देता हूँ 60 और 100, आगे आप काटा पीटी कर लेना। इससे ये कट गया, 2 3 6, 2 5 10, तो ये रेशियो कितना आ गया? 3:5 आ गया ए और बी का। आगे क्या बोल रहा है ये? आगे क्या बोल रहा है ये? देखो आगे ये बोल रहा है कि सी ए और बी के योग का 40% ही है। 40% कम नहीं, 40% ही है। बस तो लिख दो, इधर तो लिख दो सी और इधर इन दोनों का योग लिख दो, इधर इन दोनों का योग लिख दो। अब अगर आपको नहीं दिख रहा ये, फिर से देखो,
इधर तो लिख देता हूँ C और यहाँ आ गया A प्लस बी। हालांकि दिख जाता होगा लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि नहीं दिख रहा। ओके, अब तो इन दोनों का योग अगर मैं 100 मानता हूँ तो ये कितना रह जाएगा 40, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये कितना आ गया रेशियो 2:5। तो आपको इतना तो ये स्टेप तो आना जरूरी है। अब आगे ही ऐसे बोल रहा है बी और सी में संबंध बताना है मुझे। ये तो रहा बी और ये रहा सी, इन दोनों में अगर संबंध बताऊंगा मैं तो सबसे पहले मुझे इस बी को, अगर मुझे इस इधर a प्लस बी है और इधर वाला जो a प्लस बी है, दोनों का रेशियो बराबर आना जरूरी है, तभी दोनों में मैं कंपेयर कर सकता हूं। तो इधर तो अगर a प्लस बी का रेशियो कितना है 5, देखना ध्यान से, और इधर कितना है 5 और 3 8, दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो पहला काम करूंगा दोनों को बराबर करना। अगर बराबर करना है तो मुझे इधर तो मल्टीप्लाई करना होगा 8 से, इधर मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, तो इधर भी 40 हो गया, इधर भी 40 हो गया। तो अगर इधर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। अगर ये 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी 8 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 8 से मल्टीप्लाई होगा। समझे मेरी बात को? बस अब ये रेशियोज बराबर हो गए अब ये रेशियो बराबर हो गए, रेशियोज बराबर हो गए, तो मुझे ये तो स्टेप लिखना जो यहाँ है नहीं। अब देखो संबंध बताना है बी और सी में, तो इनमें से छांट लो, बी तो ये रहा, सी ये रहा, इन दोनों में मुझे संबंध बताना है। तो ये तो लग देता हूं मैं बी अनुपात सी बराबर 25:16 है, ये हो गया। अब देखना ध्यान से, दोनों में अगर संबंध बताना है, मुझे परसेंट निकालना है दोनों के बीच में, बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 16 से जो 25 है वो कितना अधिक है पहले ये बताओ। अगर मुझे अधिक का रेशियो बताना है तो 16 से 25 कितना ज्यादा है? 16 से 25 ज्यादा है 9 ज्यादा है, 16 के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है। बस काट दो, फिर काट देता हूं मैं, खुद ही उड़ा दिया करो, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 9 25 को 9 से करोगे तो 225/4, 225 को 4 से काटोगे आप लोग, 225 को 4 से काटोगे तो आपने आएगा 56 और 1/4%। काट लो, देखो 4 पंजे 20, 2 बच गए, 4 छिगा 24, 1 बच गया, 1 ऊपर 4 नीचे, 56 से ही 1/4। तो ऐसे कैलकुलेशन दिमाग में हो जाती है। हो गया? क्वेश्चंस के आंसर्स इतने बड़े हैं नहीं जितने आपको लग रहे हैं, फटाफट से होने वाले क्वेश्चन हैं, बस दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो मैं चलूं अगले क्वेश्चन पे, मैं साइड हट गया, इसका मतलब हो गया कि आपको लेना है स्क्रीनशॉट। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया और इसके साथ मैं भी आपको स्क्रीन पे दिख गया, तो सवाल भी देख लो। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? वाह, क्या सवाल है, क्या सवाल है। बस चलो मैं कर देता हूं, 30% अधिक, 30% अधिक तो लिख दूं मैं, फटाफट से लिख दो फिर। ए लो, ये लिख देता हूं मैं ए और इधर लिख देता हूं बी। 30% अधिक हो गया ना, मतलब अगर ये 100 था तो ये 130 हो गया होगा। वही बात है ना, अगर आपको डायरेक्ट नहीं निकालने आए ना तो ऐसे करके देख लिया करो, काट दो फिर। तो ये अनुपात कितना आ गया? 13 है अनुपात 10 का, दोनों का रेशियो आ गया। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो बी का वेतन, ए का वेतन तो है 13 से कितना कम है? 3 से 3 ही तो कम हो गया ना, जो 10 है वो, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। इससे ज्यादा लप्पू सा सवाल कुछ हो नहीं सकता। ये हो गया 300/13 है, 300/13 को काट डालो, काट डालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 × 39, 13 एकम 13। ये हो गया मेरा
आंसर। ये लो जी, क्वेश्चन को आप बोल सकते हो लप्पू सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन देखो तो सही, सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं क्या करूं, मेरे को तो बताने होंगे ना, सरल सरल सवाल भी बताने होंगे और याद रखना हार्ड हार्ड सवाल भी बताने होंगे। तो ध्यान रखो मेरी बात और इस क्वेश्चन को कर लो, क्योंकि आपको मैं एक सीक्रेट बताऊं, क्वेश्चंस 100% आएंगे इस टॉपिक में से। ये जो है ना परसेंटेज का रिमेनिंग कॉन्सेप्ट लिख के ले लो, 100% आएगा इसका आंसर। इसका आंसर तो आएगा ही आएगा, 100% एग्जाम में आएगा ये सवाल। सीक्रेट है, किसी को बताना मत। ठीक है जी, लीक हो गया ना, लेकिन मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, ये टॉपिक को ध्यान से देखो, आज वाले को बहुत प्यारा सा, पता ही नहीं चलेगा कब पूरा हो गया। चलो आगे आ जाओ फिर। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पे मंडरा रहा है। चौथा सवाल बहुत ही गजब सवाल है, अगर ध्यान बोर्ड से हटा तो तोते उड़ जाएंगे, पहले ही बोल रहा हूं। हवा भी नहीं लगेगी अगर ध्यान यहां नहीं रहा, तो अपना पूरा फोकस यहां बोर्ड पे कर लो। ए की आय बी की तुलना में 45% अधिक है। ए की आय, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। ए की आय बी की तुलना में 45% अधिक है। अगर ए की आय अधिक है बी की तुलना में, अगर ए की आय बी की तुलना में 35% अधिक है, 45% है, तो मैं इसको 145 लिख दूंगा और इसको 100 लिख दूंगा, तो दोनों का रेशियो तो आ गया ही है 145 रेशियो 100। अब सी की आय ए तथा बी की आय के योग से 60% कम है, तो जो ये सी है इसकी जो आय है 60% कम है, मतलब इसकी तो होगी 40 और इसकी कहीं होगी 100, ए प्लस बी की। ठीक है जी, तो दोनों में रिलेशन हम देख लेंगे। उससे पहले मैं इसको काट देता हूं, इसको काट देता हूं, तो ये तो हो गया 29 और ये हो गया होगा कहीं 20। इससे ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 अनुपात 5। तो ये हो गए इनके रियल रेशियोज। यहां तक समझ आया किसी को? सबको समझ आया ना यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? तो फिर आगे चलते हैं। आगे सवाल में ये क्या बोल रहा है अपने को, डी की आय सी से 20% अधिक है। जो डी है उसकी जो आय है वो सी से 20% अधिक है। तो मैं यहां लिख लूं अब इनको ए बी सी डी ऐसे लिख लेता हूं यहां, और क्वेश्चन को थोड़ा सा कर देते हैं साइड में, और ये लाइन वाइन से कर लेते हैं थोड़ी सी दूरी। अब देखो ध्यान से, काम आपका है इधर। कैसे? देखो पहली बात, अगर मैं यहां तीनों का आपस में संबंध लिखता हूं, ए बी सी का, डी तो अभी गेम में आया ही नहीं, डी तो आएगा। उससे पहले मैं ए बी और सी का आपस में संबंध बनाता हूं, तो पहले मुझे बराबर करना पड़ेगा किसको? इधर ए प्लस बी का रेशियो है 5 और इधर ए प्लस बी का रेशियो कितना यहां 49 आ रहा है, तो इन दोनों का तो आपस में कोई मेल ही नहीं है। कैसे करोगे दोनों को बराबर? तो यही तो है, यहीं पे तो अटकोगे, यहीं पे ये क्वेश्चन हो जाता है लेंदी सवाल, यहीं पे ये क्वेश्चन हो जाता है जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर चलो इसको तो मैं कर देता हूँ 49 से मल्टीप्लाई, बराबर करना है ना, ये भी तो 49 है ना पूरा, और इसको भी मुझे करना पड़ेगा 49 से मल्टीप्लाई। और इधर अगर मैं ए प्लस बी को बराबर कर रहा हूँ तो ये 5 है ना, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। अब होंगे ये बराबर आपस में रेशियोज। अब इन चारों में मैं संबंध बता सकता हूं, लेकिन मुझे यहाँ तीनों में बताना है। डी का तो अभी खेल आया ही नहीं, आएगा। दिमाग को सेंटर रखो यहीं पे। अब देखो ए का कितना हो गया, ए हो गया 29 गुणा 5, 29 इंटू 5। तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर आएगा, देख लो, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 4 5 दूनी 10, 14, 145। ठीक है जी, इसको करोगे 5 दूनी 10, 100। अनुपात आ रहे हैं इसका। सी का कितना आ गया, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 98। डी तो अभी खेल में आया नहीं, डी तो अभी खेल से बाहर है,
पता चल गया होगा आपको। अब देखो अगर C 98 आ गया, C अगर 98 आया तो आगे आपको क्वेश्चन में कोई और चीज भी दी होगी ना। देखो क्वेश्चन ध्यान से, यदि B और D की आय का अंतर, तो इसने मुझे बता दिया यदि D की आय C से 20% अधिक है। ये कैसे मिस कर दिया, ये लाइन कैसे मिस कर दी। D की आय C से 20% अधिक है, तो ये जो D है उसकी आय C से 20% अधिक है। 20% अधिक है, 20% का मतलब होता है 1/5 चौके 20, 1/5, यही होता है 20% का मतलब। 5 के रेस्पेक्ट में 1 ज्यादा मतलब 6, और 6 किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में, तो ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 6/5 से। ठीक है जी। और 6/5 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, अब देखो ध्यान से, तीनों रेशियो बराबर हैं, तीनों रेशियो बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब A B C D इनमें रेशियो आपको मिल गए होंगे। देखो दोबारा नहीं बताऊंगा ये सवाल, मैं भरपूर टाइम दे रहा हूं इस सवाल में, भरपूर टाइम दे रहा हूं। पहले मैंने यहां पे इनको बराबर किया, फिर C के रेस्पेक्ट में मैं यहां D से D निकाल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं फिर से नहीं बताऊंगा, फिर से आपको वीडियो पीछे जाके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में जब पहली बार समझाओ उस टाइम पे जब मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूं, तो फिर आपका भी तो टाइम इंपॉर्टेंट होगा। मेरा तो है लेकिन आपका भी तो होगा। तो फिर चलो वापिस क्वेश्चन पे। अब देखो ध्यान से देखो, अब इसने मुझे क्वेश्चन में ये बोला है यदि B और D की आय का अंतर 13,200 है। अगर B और D इन दोनों की आय का अंतर कितना है, 13,200, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूं पहले तो। कैसे, जैसे इसको कर लेता हूं। अगर ऐसा है, ये नीचे बटे में 5 आ रहा है, अगर बटे में 5 आ रहा है, मैं इनको सबको 5 5 5 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां पे जैसे मान लो मैंने ये किया, 5 से मल्टीप्लाई किया यहां, तो 5 से 5 कट जाएगा ना, तो मेरा सरदर्द कम हो जाएगा ना। तो अगर मेरे को यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझे मेरी बात, कर लिया। चलो अब B और D में संबंध बताना है, तो ये तो है 500 और ये कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 58, 588। देखो अब दोनों में क्या आ गया, रेशियोज दोनों का 500 अनुपात 588, दोनों का अनुपात आ गया। अब देखो B और D की आय का अंतर 13,200 है। B और D की आय का अंतर कितना है, 13,200, और यहां कितना अंतर है, 588 माइनस 500, यही तो अंतर है ना दोनों में। मतलब 88 का 88 का जो वैल्यू है वो है 13,200। 88 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, 13,200। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 11 से काटो, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1200, और किससे कट जाएगा, 8 से ही कट जाएगा, 8 4 बच गए, 8 से कट जाएगा ना, 4 बच गया, 40 5, तो ये हो गया 150। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई जी, 150। अगर एक यूनिट की वैल्यू 150 है, अब इसने मुझसे पूछा है तो C की आय बताओ, तो C की आय है ये, C की आय है ये, C की आय है ये 98 गुना 5। अगर एक यूनिट की वैल्यू 150 है तो 98 इंटू 5, 98 इंटू 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 150 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो आपका आंसर है इस सवाल का। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर आ जाएगा 7300। हो गया आंसर। चलो आगे, फिर से देखो यहां से क्या किया है मैंने, 98 इंटू 5, 98 इंटू 5,
तो 98 को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, तब तो ये इसकी वैल्यू है सी के रेशियो की। फिर इसको मैं 150 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 150 कहाँ से आया, 88 यूनिट की वैल्यू इसने मुझे क्वेश्चन में दी थी 13,200, तो मैंने उससे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। 1 यूनिट की वैल्यू 150 है, तो 98 गुना 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। ये जब आप निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आपको आंसर निकालने में मैच करने के लिए आंसर मिल जाए इसलिए मैंने ये आंसर बताया, वरना तो खुद ही निकालो, खुद ही निकालो। इतना जब मैंने बता दिया तो ये कैलकुलेशन आप खुद ही निकाल लो। तो हो गया क्वेश्चन। तोते उड़ गए होंगे क्वेश्चन को करते करते। आधे बच्चों को तो समझ नहीं आया, मुझे ये पता है, लेकिन दोबारा से देखोगे ना तब समझ जाओगे। सबसे पहला इस पॉइंट का ध्यान रखना, ये 49 से इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, 5 से इधर मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि रेशियोज को मुझे बराबर करना है। ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो रेशियोज को मुझे बराबर करने, तभी संबंध देख पाऊंगा मैं। ये तो आपको याद रखना है। और उसके बाद मैंने इनको चारों को एक जगह रख दिया। क्वेश्चन में इसने मुझे दिया है कि इससे 20% अधिक है, तो मैंने इसको इससे 20% अधिक कर दिया है। 5 से जो गुना किया है इसमें कंफ्यूज होना नहीं है आपको, ये मैंने मेरी सुविधा के लिए किया है 5 से गुना, ताकि मैं इस 5 से 5 को काट सकूं और मेरा कैलकुलेशन में मुझे ज्यादा दिक्कत आए ना, ताकि ये 588 हो गया, ये 500 हो गया, दोनों में मेरे को स्पष्ट संबंध पता चल जाए। 88 वैल्यू की 88 का मुझे इसने दे दिया कितना, 13,200 दे दिया 88 की वैल्यू। 88 यूनिट की वैल्यू 13,000 दे दी, तो 1 यूनिट की मैंने वैल्यू निकाल ली। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली तो फिर मैंने इसका मेरे से पूछा है उसने आंसर, सी का आंसर पूछा है इसने। क्या, सी की आय बताओ। सी की आय है 98 गुना 5 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 150 है, तो 98 इंटू 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन से 75 को 98 से मल्टीप्लाई किया तो फटाफट से 735 और आगे लग गए 2 जीरो, तो 73,500 इसका आंसर आ जाएगा। समझे मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, फिर चल लेता हूं अगले क्वेश्चन पे। बहुत खतरनाक सवाल है जी, है ना? नहीं है, हवा मत बनने दो किसी सवाल का, कुछ भी खतरनाक नहीं है, बहुत इजी सवाल है सारे। मैं किस लिए हूँ यहाँ, बताने के लिए ही तो हूँ। ठीक है जी, चलूँ फिर आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ, तो फिर आ जाओ मेरे साथ, आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़ो क्वेश्चन को जब मैं पढ़ने जाता हूँ तो मैं एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि मैं बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढूं, और ये बात मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि यही है आपको याद रखने की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। जो बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे वो बच्चे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। स्वाहा। समझे मेरी बात। आ जाओ फिर क्वेश्चन पे। दो संख्याओं, एक तीसरी संख्या से, देखना ध्यान से। दो संख्याओं, एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, यानी कि दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से, एक तो है 90% कम और एक है 75% कम। तो ये चीज आपको यहां लिखनी है, तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ ये चीज लिख देता हूं। जैसे मान लो दो ए बी सी, ये तीन संख्याएं हैं जिसमें से एक को मैं मानता हूं 100, तो एक 90 जो प्रतिशत कम है वो तो हो गई 10, और जो 75% कम है वो हो गई 25। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। 90% कम का मतलब 10, 75% कम का मतलब 25, ये तो नहीं है समझाने की जरूरत। तो फिर आगे बढ़ता हूं। पहली संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, कितने की वृद्धि करूं? इसमें मुझे वृद्धि करनी पड़ेगी 15 की। इसमें मुझे वृद्धि करनी पड़ेगी 15 की ताकि ये 25 के बराबर हो जाए। यही तो है ना रेशियो में, जब आप वृद्धि करते हो तो 15 की वृद्धि करनी पड़ेगी। बस किसके रेस्पेक्ट में करनी पड़ेगी 15 की वृद्धि? 10 के रेस्पेक्ट में।
अरे 10 के रेस्पेक्ट में तो 15 की वृद्धि कर रहे हो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से 0 कट गया तो बच गया कितना 150। तो मुझे उस संख्या में 150 की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि वो संख्या दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, और ये मेरा आंसर आ गया। ये रहा ऑप्शन है कैटरीना कैफ। समझ गए मेरी बात? किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरल सवाल है तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस वही करवाता हूँ जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। समझे मेरी बात? एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ। तो फिर चलूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पढ़ो क्वेश्चन को। यदि 120 को अक्स प्रतिशत घटाने पर परिणाम 40 को अक्स प्रतिशत बढ़ाने पर, देखो ध्यान से, कंफ्यूज तो होना नहीं है, कंफ्यूजियाना आपको है नहीं, जो दिखा है वो बस करते जाना है और घबराना नहीं है। सवाल देखते ही घबरा गए वहीं पे तो बत्ती गुल है आपकी, ये मान लो। अगर घबरा गए तो फिर जो आ रहा है वो भी नहीं कर पाओगे। देखना सवाल, 120 को अक्स प्रतिशत घटाने पर, 120 को अक्स प्रतिशत घटाना है आपको, तो क्या करोगे? क्या करोगे? देखना, सबसे पहले तो इसके लिए आप एक चीज याद रख लो, इसके लिए आप एक चीज याद रख लो, कितना प्रतिशत घटाना है वो, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 100 माइनस अक्स बटे 100, और इधर जो संख्या है वो संख्या आ जाएगी। समझे मेरी बात? नहीं समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? नहीं समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? देखो, जैसे मान लो ये संख्या है कोई भी, ठीक है जी, अब तो समझ गए। जैसे मान लो 120 है, 120 को मुझे अक्स प्रतिशत घटाना है, तो अगर किसी संख्या को अक्स प्रतिशत घटाना है तो उसके लिए उस संख्या को मल्टीप्लाई करना होगा 100 माइनस अक्स बटे 100 से। ये याद रख लो, और ये सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी रामायण नहीं है, बहुत बड़ी रामायण नहीं है। देखो जैसे मान लो कम किया है तो माइनस कर दूंगा, ज्यादा किया है तो 100 प्लस अक्स बटे 100 से गुणा कर दूंगा इस संख्या को। जो भी संख्या है, कोई भी संख्या है, जैसे मान लो मेरे को आपको मैं कुछ रुपए दे रहा हूं, मैं आपको 200 रुपए दे रहा हूं, मैं आपको 200 रुपए दे रहा हूं, और अगले महीने मैं 20% बढ़ा के आपको दूंगा। 20% आपको बढ़ा के दूंगा मतलब 120% दे रहा हूं, 120% दे रहा हूं ना अगली बार जब दे रहा हूं। तो बस वही तो बात है, 120%। ये हुआ कैसे? 100 में मैंने जब 20 जोड़ा तभी तो हुआ होगा ना, ये 100 में जब मैंने 20 जोड़ा तभी तो हुआ होगा ये। बस वही बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। समझे मेरी बात? चलो फिर मैं क्वेश्चन पे, तो चलो ये जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे मैं करता हूं। 120 को अक्स प्रतिशत घटाने पे, तो 120 जो है उसको 100 माइनस अक्स बटे 100 घटा दिया ना मैंने, घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ो, जो परिणाम आता है, जो परिणाम आता है वो 40 को अक्स प्रतिशत बढ़ाने पर जो परिणाम आता है उसके समान होता है। तो बराबर किसके होता है? 40 को अक्स प्रतिशत बढ़ाने पर जो परिणाम आता है उसके बराबर। तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया। इसने मुझे जैसे जैसे बोला मैंने वैसे वैसे किया। आगे चलता हूं, फिर आगे क्या है? पर तो 210 का अक्स प्रतिशत 180 के अक्स प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है? अब ये जैसे बोल रहा है ना, अगर क्वेश्चन को दिमाग टिका के नहीं पढ़ा है तो आपके लिए ये बहुत बड़ी रामायण हो रही है, लेकिन कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूं, मेरे पे विश्वास करो, इतने दिन से मेरे साथ चल रहे हो, इतने दिन से मेरे से क्लासेस ले रहे हो ना, तो मेरे पे विश्वास करो, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। यहां से मुझे बस अक्स की वैल्यू निकालनी है, यहां से अक्स की वैल्यू मैं यहां रख दूंगा, फिर तो मैं कर लूंगा, फिर तो आप भी कर लोगे। तो चलो फिर अक्स की वैल्यू जब रख रहा हूं तो मैं ऐसे करता हूं, 100 से तो 100 को काट देता हूं फटाक से, है जी।
100 से 100 कट जाएगा ना। अब कुछ बचा है क्या यहाँ? अब कुछ बचा है 0 से, तो 0 कट जाएगा, 4 3 12 है, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ तो बच गया 300 माइनस अक्स बराबर, इधर कुछ भी नहीं बचा, 100 प्लस अक्स। इधर कितना बचा है? 100 प्लस अक्स बचा है। अब बस अक्स को 100 प्लस अक्स, यहाँ अक्स नहीं है, ध्यान से, यहाँ है 3 अक्स। ऐसे तो बत्ती गुल हो जाएगी आपकी यहीं पे, अक्स से अक्स को काट दोगे, हेलो कहाँ आ गए, ब्लैक होल में घुस गए, ऐसे लगेगा आपको। ऐसा नहीं है, आपको यहाँ करना है 3 अक्स, क्योंकि ये 3 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 3 अक्स से भी मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, अक्स से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, तो इधर तो बच गया 200 बराबर 4 अक्स। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। बेटा जी अक्स की वैल्यू आ गई है 50 अपने पास, यानी कि अक्स मैंने क्या माना था? जो घटाना है ना, जो घटाना है, जो इधर जोड़ना है, उसकी वैल्यू कितनी आई है? 50। अब आगे ऐसे बोल रहा है 210 का अक्स प्रतिशत, 210 का अक्स प्रतिशत है। देखो क्वेश्चन के हिसाब से चलूंगा मैं कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज नहीं कर रहा हूं, मैं पहले बोल रहा हूं जो क्वेश्चन मेरे से बोल रहा है मैं बिल्कुल वैसे वैसे कर रहा हूं। तो चलो क्या बताया? अक्स की वैल्यू 50 आ गई, तो 210 जो है, ये जो 210 है, उस 2010 नहीं 210, फिर से 210, इसका पहले तो मुझे निकालना है अक्स प्रतिशत। अक्स प्रतिशत यानी कि 50%, अक्स प्रतिशत यानी कि 50% हो गया ना, तो मैं इसका 50% जब निकालूंगा, 210 का आधा कितना होता है? 205। सॉरी, हो जाता है कभी कभी, जुबान फिसल जाती है। 210 का आधा होता है 105, 200 का आधा 100, 10 का आधा 5, तो 105 हो गया। अब आगे 210 का अक्स प्रतिशत, 180 के अक्स प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है? 180 के अक्स प्लस 20 कितना होता है? अक्स प्लस 20%। अक्स की वैल्यू जब मुझे दे दी 50% है, तो ये हो गया 70%। बेटा मैं इतना जब बोर्ड पे लिख रहा हूं, इतना जब मैं बोर्ड पे लिखता हूं, तो आपको समझाने के लिए मैं बार बार ये बात बोलता हूं। ऐसा कुछ नहीं है इस सवाल में, इतना लंबा ये सवाल नहीं है। ये जो छोटी छोटी स्टेप्स मैं आपके लिए लिख के छोड़ जाता हूं, वो इसलिए कि जब आप नोट्स बनाओ, एग्जाम से पहले जब आप रिवाइज करो, तो आपके सामने एक एक कॉन्सेप्ट आपकी नजरों के सामने हो। स्टार्टिंग में रहेगा, बाद में तो बैठ जाएगा ना दिमाग में, रेगुलर क्लास लोगे तो। 180 का 70% निकाल लो, 180 गुणा 70/100, 2 0 से 2 0 काट दो, 18 संते, ये लो जी, 18 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। 70% निकालोगे, 7 8 56, यहाँ 2 कौन लिखता है बेवकूफ? यहाँ क्या आ जाएगा? 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12 है, 126। तो ये जो 126 है, ये 105 से कितना ज़्यादा है, या फिर ये 105 जो है वो 126 से कितना कम है, ये इसने मुझसे पूछा है, कितना प्रतिशत कम है। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ गया? 21 का अंतर आ गया होगा ना दोनों में, दोनों में 21 का अंतर आ गया। बस 21 का अंतर आ गया, 21 का अंतर आ गया ना दोनों में, तो 21 का प्रतिशत निकाल लो। किसके रेस्पेक्ट में? 180 के 126 के रेस्पेक्ट में निकाल लो, 126 के रेस्पेक्ट में निकाल लो। बस 126 के रेस्पेक्ट में निकालोगे, 3 चौके 12 है, 3 दूनी 7 6 42, 1/6 और 1/6 आ गया यहाँ, तो 16 से ही 2/3 होता है 1/6 की वैल्यू। 1/6 की वैल्यू होती है 16 से ही 2/3, तो मेरा आंसर आ गया 16 से ही 2/3। चिल्ला चिल्ला के मैं बता रहा हूँ, अगर इतना भी कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते ना, तो छोड़ दो तैयारी करना, छोड़ दो मैथ को, सब कुछ छोड़ छाड़ दो और संन्यास लेके चले जाओ आगे जहाँ जाना है वहाँ। कोई ज़रूरत नहीं है आपको एसएससी को, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सरकारी जॉब्स की। क्यों यार? 21/126 गुणे 100 करके आंसर तो आपको खुद को निकालना चाहिए। बस
बात खत्म। कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ, समझे मेरी बात। और इतनी देर से अपन पढ़ रहे हैं, इधर उधर की एक भी बात हुई क्या? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात हो रही है। और मुझे पता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात आती है वहाँ बहुत कम बच्चे आते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। और आप एक चीज़ याद रखना, एक क्लास में अगर आप स्कूल टाइम की बात याद रखो, अगर आप 10वीं क्लास तक 12वीं क्लास तक पढ़ते थे, वहाँ पे 50 बच्चे होते एक क्लास में पढ़ने वाले, ऊपर के 4-5 बच्चे होते थे जो क्रीम होती थी, उनको बकवास पसंद नहीं होती थी। बकवास पसंद वाले साइड में अलग से बैठते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा जो पीछे बैठता है उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, आगे चल के करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। बैक बेंचर को भी पढ़ना पड़ेगा, फ्रंट बेंचर को भी पढ़ना पड़ेगा, जो बीच में है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। जो नहीं पढ़ेगा वो चला जाएगा साइड में, ऑटोमेटिक सोसाइटी से साइड में होता चला जाएगा वो। समझो मेरी बात को, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, तरसों नहीं नरसों, धीरे 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 वो दूर खिसक जाएगा। तो पढ़ना तो पड़ेगा। उसके अलावा आप कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। जो मेहनत आप पढ़ाई में कर रहे हो सकता है कोई वो मेहनत किसी और चीज में कर रहा हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। द पॉइंट इज मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। दुकान के गल्ले पे भी बैठोगे, अगर दुकान के गल्ले पे भी बैठोगे तो हिसाब समझना पड़ेगा, कितने लिए कितने दिए वो भी समझना पड़ेगा। तो हर फील्ड में स्ट्रगल तो है भाई। छोटी छोटी चीजें नहीं समझोगे तो दुकान भी बर्बाद हो जाएगी, छोटी छोटी चीजें नहीं समझोगे बिजनेस भी बर्बाद हो जाएगा। और छोटी छोटी चीजें नहीं समझोगे, इमारत बनाने चलोगे, कारीगर बन गए, और छोटी छोटी चीजें ईंट कहाँ कैसे क्या लगेगी वो नहीं समझोगे तो इमारत भी ढह जाएगी। जैसे वो इमारत ढह जाएगी वैसे ही यहाँ आपके सपने ढह जाएंगे, अगर छोटी छोटी चीज में लापरवाही करोगे तो। समझे मेरी बात। तो कोशिश किया कीजिए कि ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आप खुद ही कर लो। मैंने अगर यहाँ तक आपको बता दिया, आगे आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए बताने की। समझे मेरी बात। चलूँ अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, अब ले लिया होगा। अब आया अगला सवाल, पढ़ो सवाल, पढ़ो मेरी नजर से पढ़ो। ये लो, यदि किसी संख्या का 60%, यदि किसी संख्या का 60% किसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, यदि कोई संख्या है उसका जो 60% है, कोई संख्या है जिसका 60% है, वो उस संख्या के 20% से 120 अधिक है। फिर बताता हूं मैं, क्वेश्चन लिख देता हूं। कोई संख्या है, फिर दूसरी संख्या है, फिर तीसरी संख्या है, ये मान लो 100 है, ठीक है जी। तो इसका 60%, इसका 60% हो गया 60, 20% से 120 अधिक है, 20% से 120 अधिक है, तो संख्या का 28%। देखो हिंदी में शायद ये कंफ्यूज कर रहा है। इफ 60% ऑफ ए नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ द नंबर। देखो हिंदी में इसने थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, इसलिए अपन कंफ्यूज हुआ है। देखो क्या बोला है, किसी संख्या का 60%, किसी संख्या के 20%, किसी संख्या के 20% नहीं, उसी संख्या के 20% के। ध्यान से यहां पे ये 20% ये किसी है ना, इस किसी को हटा दो, ये किसी काम की नहीं होती, किसी काम की नहीं होती, तो किसी को हटा दो बस, ठीक है जी। यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो इस संख्या का यहां आ गया 20%, यहां आ गया 20%। दोनों के बीच में अंतर कितना है? दोनों के बीच में अंतर है 40 का, और उस 40 की वैल्यू इसने मुझे कितनी दी है? 120। अब समझो मैंने यहाँ क्या लिखा है, एक बार और समझाऊंगा। मेरी वो आदत नहीं है कि मैं बता के आगे निकल लूं, मैं एक चीज को जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता तब तक बताता रहता हूं। किसी संख्या का 60%, इस संख्या का 60% है ये, और इसी संख्या का 20% है ये, ठीक है जी। तो उसी संख्या के 20% से, यानी इस 20% से ये जो 60% है,
इस 20% से ये जो 60% है वो 120 अधिक है, यानी इन दोनों के बीच में जो अंतर है 40 का, उस 40 की वैल्यू कितनी है 120। अगर 40 की वैल्यू 120 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो संख्या का 28% उसी संख्या के 33 सहित 1/3% से कितना कम होगा। 1 की वैल्यू 3 हो गई, 1 की वैल्यू 3 हो गई, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी। यानी अपने पास जो संख्या है, जो प्रारंभिक संख्या थी वो कितनी थी 300। तो प्रारंभिक संख्या, अब ये क्या बोल रहा है उसी संख्या का 28%, तो इस संख्या का 28% निकाल लो, इस संख्या का 28% निकाल लो। 300 का 28% कितना होता है 300 गुणा 28/100। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। 8 3 24, 3 दूनी 6 7 8 84, ये तो हो गया 84। अब क्या बोले 33 सही 1/3% से कितना कम है, तो 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/3। ये मैंने आपको याद करने के लिए बोला है, तो 1/3 में कर देता हूं। 300 गुणे 1/3, तो 3 यहां आ गया 100, यहां आ गया जी 100। 28% की वैल्यू आई 84 और 30 1/3 की वैल्यू आई 100, तो ये कितना कम है 33 सही 1/3 से कितना कम हो गया 16 कम हो गया। तो 16 कम हो गया तो मेरा आंसर क्या आ गया 16 है 16 है, ये मेरा आंसर आ गया। खत्म बात खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलूं, फटाफट से चलता हूं, क्लास लंबी होती जा रही है आपको समझाने के चक्कर में, इतनी लंबी क्लास नहीं रखनी इसको। अगले क्वेश्चन पे चलो। यदि y के एक चौथाई के 30% का 2.5 गुणा का मान, y के एक चौथाई के 30% का 2.5 गुना, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिख लो ना, नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोगों के लिए इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। इसको थोड़ा बड़ा करता हूं तो मेरे को इधर थोड़ा छोटा लिखना पड़ता है ना बेबी। इधर देखो y का मतलब मल्टीप्लाई, y का एक चौथाई का मतलब 1/4, 1/4 का 30% मतलब 30/100 का 2.5 गुणा 2.5 गुणा आगे का मान, फिर आगे जो ये बोल रहा है का मान अक्ष के आधे के 25% के बराबर है। किसके बराबर है अक्ष के आधे के 25% के बराबर है, यही तो बोल रहा है ना, अक्ष के आधे के 25% के बराबर है। अब देखो इसमें आप पे एक कृपा ये जरूर हो सकती है, इसमें आप पे एक कृपा ये जरूर हो सकती है कि आपको जब ये फ्रैक्शन याद हो तो आप 25% का मतलब डायरेक्ट 1/4 लिख सकते हो, और आप 30% का मतलब जो आपको लिखाया है याद करवाया वो डायरेक्ट लिख सकते हो। ये कृपा आपकी फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हो जाएगी 3/10। लेकिन कोई बात नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ रहा, मैं भी तो बोल रहा हूं। अब आगे चलो, तो अक्ष y से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, जो अक्ष है वो y से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है वो मुझे यहां से निकाल लेंगे। मेरे को क्या दिक्कत आ रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं 100 से तो 100 को काट डालता हूं, 100 से तो मैं 100 को काट देता हूं, मैं 2 से 4 को 2 बार काट देता हूं। समझे मेरी बात को? ये पॉइंट हटाता हूं तो ये 0 कट जाती है, पॉइंट हटाता हूं तो ये 0 कट जाती है। 25 से मैं 25 को काट देता हूं, अब कुछ बचा है क्या? उधर तो सिर्फ अक्ष बचा है बेचारा, और इधर कितना बचा है 3y बटे। अगर कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो बता देना मुझे, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, आपको बताने के चक्कर में थोड़ा सा इतना तो चलता है। बराबर अक्ष 3y/2 बराबर अक्ष। तो मैं क्या करूं आगे देखना, कैलकुलेशन में एक बार चेक कर लेता हूं। जब मैंने 2 से तो 4 को काटा 2 बार, जब मैंने 100 को से 100 को उड़ा दिया, फिर मैं 2.5 का पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक 0 लगेगी, उस 0 से ऊपर वाला 0 कट गया। चलो
ये भी हो गया, तो ये तो ऊपर इधर तो सिर्फ और सिर्फ बचा 3y/2 और इधर का तो बेचारा सब कुछ कट गया, तो इधर बचा है सिर्फ अक्स, तो 3y बराबर अक्स 2 अक्स, 3y बराबर 2 अक्स। अब इसमें आगे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये 8वां क्वेश्चन है ना। चलो जी चलो जी चलो जी, 3y/2 देखो सही आ रहा है अपना क्वेश्चन, अपना आंसर सही आ रहा है। मैं इसको ऐसे करता हूं ना, y को नीचे ले आता हूं, ठीक है जी। अक्स बटे वाई बराबर 3/2, अक्स बटे वाई बराबर 3/2, यही है क्या, या फिर 2/3 होगा। अक्स बटे 3 बराबर 3/2, यही है। साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने जो लिखा है वो तो साफ साफ ही लिखूंगा, तो 3/2 हो गया। बस 2 के रेस्पेक्ट में एक ज्यादा है अक्स, 2 के रेस्पेक्ट में एक ज्यादा है कौन, अक्स, तो 1/2 गुणा 100, तो 50% मेरा आंसर आ जाएगा। तो अक्स वाई से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, तो अक्स के बारे में पूछा है, अक्स वाई से एक ज्यादा है 2 के रेस्पेक्ट में, तो 50% कम है भाई जी, ज्यादा है भाई जी, सॉरी ज्यादा है अक्स, एक है ना, तो 50% ज्यादा है। बस इतना क्या दिमाग लगाना है, क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया, मेरे को आगे बढ़ना होगा, मुझे जाना पड़ेगा अगले सवाल पे। उससे पहले ये स्क्रीनशॉट तो ले लो, चलो फिर अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होते हुए आपको दिख गया होगा, दिखते ही सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ डालो। यदि 120 को अक्स प्रतिशत घटाने पर परिणाम 40 को अक्स प्रतिशत बढ़ाने पर जो परिणाम आता है, अरे बेटा ये तो सवाल रिपीट हो गया ना यहीं पे, सॉरी रिपीट हो गया, पीछे बता चुका हूं, तो इस सवाल को पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये क्वेश्चन अपना हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा, बहुत ध्यान से इस सवाल को पढ़ोगे, कुछ ज्यादा दिक्कत आने वाली आपको है नहीं। तो सवाल पढ़ो और इस सवाल को करो फटाफट से, बहाने नहीं चलेंगे, मैं करूंगा तो आपको भी करना पड़ेगा, ऐसे फिर मैं अकेला ही थोड़ी करूं सब कुछ, आपको भी तो करना पड़ेगा। पहले तो ये जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे मैं लिख देता हूं। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो ये जो ए है, ये जो ए इधर लिख देता हूं, ए की आय बी से 50% अधिक है, अगर इसकी 100 है तो इसकी 150 होगी, ये लो, यही तो होगी ना, 50% अधिक है। चलो 5 × 15, 5 × 2 = 10, 3:2 आएगा, मैं ज्यादा बोर्ड ना भरे इसलिए 3:2 कर लेता हूं इसको, ठीक है जी। 50% का मतलब होता है 1/2, तो 2 के रेस्पेक्ट में एक ज्यादा हो गई, 3/2 वैसे भी हो गई, चलो कोई ना। सी की आय ए की आय से 2/3 गुनी है, सी की आय ए की आय के 2/3 गुनी है, सी की आय ए की आय से 2/3 गुनी है, तो क्या हो गया ये, ए बटे सी बराबर 3/2, ए बटे सी 3/2, तो सी के रेस्पेक्ट में 2 के रेस्पेक्ट में 1 तो 3, तो ए और सी के बीच में अनुपात कितना आ गया, 3:2 आ गया ना, ए और सी के बीच में अनुपात 3:2 है, ए का अनुपात 3 है, तो सी का अनुपात कितना हो गया 2, इसी से आ गया ना जो इसने मेरे को सिचुएशन दी। नहीं समझे, देखो ध्यान से, सी का जो मान है वो ए के मान का 2/3 गुना है। अगर मैं सी को ले आता हूं यहां और 3 उधर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यही तो करते हैं हम। अगर नहीं समझे तो देखो, कुछ बच्चे छोटी छोटी चीजें समझाता हूं तो परेशान भी हो जाते हैं, मैं जानता हूं बेटा, लेकिन मैं धीरे धीरे छोड़ दूंगा ये छोटी छोटी बातें समझाना, एकदम से छोड़ दूंगा। मेरे कुछ छोटे छोटे बच्चे, नादान से बच्चे अगर पीछे छूट गए, उनका मैं क्या करूंगा फिर, ठीक है। तो एक बार आ जाओ, देखो सी का जो मान है वो ए के मान का, ये दिया ना इसने, सी की आय ए की आय के 2/3 गुनी है, 2/3 गुनी है बस। तो अब देखो इसको ले हुआ है आप नीचे, इसको जब आप नीचे ले आओगे ए को, डायरेक्ट इधर से ही हो जाएगा,
जब इसको आप नीचे ले आओगे, ये तो आ गया नीचे, तो यहाँ से तो ए हट गया, तो C अनुपात A कितना हो गया 2:3, C अनुपात A हो गया 2:3, और A अनुपात C कितना हो गया 3:2, वो एक ही बात है। तो A का मान कुल मिला के बात ये है, A का अनुपात आ रहा है 3, C का अनुपात आ रहा है 2, A का अनुपात आ रहा है 3, C का अनुपात आ रहा है 2। अगर A का अनुपात यहाँ भी 3 है तो मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो C का मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे 2 लिख दूंगा। A का यहाँ 3 है तो 2 इसके बराबर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ गए सब, अब सब समझ गए। अब आगे चलो, अब D की सिचुएशन क्या है। D की सिचुएशन देखो, D की आय में 10% वृद्धि की जाती है। D की आय उससे पहले एक लाइन रह गई, और जब लाइन रह जाती है ना तो सब कुछ ही रह जाता है। ये मान लो D की आय C की आधी आय के बराबर है। जो D की आय है वो C की आधी आय के बराबर है। जो D की आय है, इधर लिखता हूं मैं D की आय C की आधी, तो C की आधी कितनी हो गई 1, D की आय C की आधी हो गई ना। बस मैंने लिख दिया। यहां मैं बार बार रिपीट कर देता हूं तो उसको समझा करो। D की आय में 10% की वृद्धि की जाती है। D की आय में 10% की वृद्धि की जाती है, तो 1 का 10% कितना होता है 0.1, तो 1 में 0.1 जोड़ूंगा तो 1.1 हो गई। D की आय कितनी हो गई 1.1 हो गई। आगे क्या बोल रहा है, तो ज्ञात कीजिए B की आय D की आय की कितने प्रतिशत है। B की आय D की आय के कितने प्रतिशत है, ये लो हो गया ये तो सवाल ही। जो B की आय है वो D की आय के कितने प्रतिशत है, तो कितने का अंतर है दोनों में, कितने प्रतिशत B की आय D की आय की कितने प्रतिशत है वृद्धि के बाद। ठीक है जी, कितने प्रतिशत है, ये तो नहीं पूछ रहा मुझसे कि कितने प्रतिशत ज्यादा है या कितने प्रतिशत कम है, ये तो मुझसे इतना पूछ रहा है कितने प्रतिशत है। तो इस 2 को पूरे को मुझे यहां लिखना पड़ेगा ऊपर, तो 2/1.1, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 से। इसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, पॉइंट में हटाता हूं, पॉइंट जब मैं हटाता हूं तो यहां एक और 0 लग जाती है। तो ये कितना हो गया, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करो 2000/11, 2000 में जब 11 से डिवाइड करते हो तो उतने % वो है, और ये मेरा ऑप्शन में डायरेक्ट दिया हुआ है, तो मुझे ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है नहीं, मेरा आंसर यही आ जाएगा। समझे मेरी बात। कोई इधर उधर की फालतू बात किए बिना इस कॉन्सेप्ट को हमने सिर्फ और सिर्फ एक क्लास में खत्म कर दिया। रिमेनिंग कॉन्सेप्ट इस क्लास में दूसरा कॉन्सेप्ट में घुसेड़ना नहीं चाहता, वरना अगला कॉन्सेप्ट तो बहुत ही छोटा सा है। मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन वाले ये क्लास लंबी मैं करना नहीं चाहता। अगले वीडियो में अगर आपका मन कर रहा है ना देखने का, तो नेक्स्ट वीडियो इसके साथ में देख डालो, क्योंकि वो छोटी सी क्लास होगी। समझे, अलग अलग कॉन्सेप्ट की अलग अलग क्लास मिल जाएगी, तो उससे अच्छा आपके लिए क्या होगा। समझे मेरी बात। तो ये क्लास अपनी यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़्यादा टाइम मैं ये से बोल रहा हूँ, 10 सवाल हमने सोल्व किए आज। एक सवाल रिपीट हो गया था तो 9 मान लो, 9 सवाल ख़त्म किए हैं। ना इधर की बात की ना उधर की बात की। समझे, मैं देखो मैं पास आके बोल देता हूँ आपको, ना इधर की बात की ना उधर की बात की। हमने 10 सवाल एक क्लास में एक सांस में ख़त्म कर दिए। अब मुझे आपको समझाना पड़ेगा, तब तो मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा ना समझाने के लिए। तो चलो समझाने में थोड़ा टाइम भी ले लिया, लेकिन आपके दिमाग में बैठा, आपको अच्छा लग रहा है, आपको सवाल समझ में आते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्लास को शेयर करना मत भूलना। और अगले इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को मैं लास्ट में जाते टाइम पे आपको फिर से बोल देता हूं कि परसेंटेज टॉपिक कल की क्लास में मैं कैसे ना कैसे करके ख़त्म कर दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कल की क्लास में परसेंटेज टॉपिक खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। बस एक चीज बचेगी, प्रैक्टिस सेट, जो मैं मिसलेनियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। उसमें तो ये मान के चलो मैं बहुत से सवाल करवाऊंगा। थोड़ी और पास आने दो एग्जाम, थोड़ी सी और पास आने दो एग्जाम। सीजीएल की डेट आ गई, 3 महीने हैं अपने पास, तो थोड़ी पास आने दो। टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन करेंगे, 400 क्वेश्चन निकालेंगे एक ही क्लास में।
तो सपोर्ट आपका ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्लास को शेयर करो ताकि मैं आपके लिए नई नई क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँ। और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो नीचे एक कमेंट ज़रूर लिख के जाइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक से हमें कुछ नहीं मिलता, लाइक से बस इतना सा है, वीडियो की रीच बढ़ जाती है, कमेंट से वीडियो की रीच बढ़ जाती है। उसके अलावा हमें पता चल जाता है कि कितने बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं। कोई हमें पैसे नहीं मिलते उस चीज़ के। तो आप मेरी बात समझो, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आए तभी मुझसे पढ़िएगा, वरना तो बहुत से टीचर्स हैं, आप भी जानते हो, बहुत से टीचर्स हैं, आपको जहां पढ़ना होगा आप वहीं पढ़ोगे। मेरे से बड़े बड़े, मेरे से पहले आए हुए टीचर्स भी बहुत हैं। बस मैटर क्या करता है कि क्या मैं आपके दिल तक पहुंच पा रहा हूं, क्या मैं आपके दिमाग तक पहुंच पा रहा हूं, आपको कहां डाउट आ रहा है, क्या मैं वो चीज़ समझ पा रहा हूं, क्या वो चीज़ मैं आपको बता पा रहा हूं। अगर ये चीज़ सारे के सारे बॉक्सेस टिक हो गए, इसका मतलब है कि नवाक्सी इंस्टीट्यूट, विजय सर और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसी बात के साथ मैं क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।